तो मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज CDP का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूं जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाला है और जल्द ही आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। देखिए, आर्टिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? कैनर ने, स्किनर ने, डाउन्स ने या सिगमंड फ्रायड ने? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्टिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया था? कैनर के द्वारा किया गया था। इनका पूरा नाम है लियो कैनर के द्वारा आर्टिज्म की व्याख्या की गई थी। आर्टिज्म क्या होता है दोस्तों? एक तरह का विकार होता है, ठीक है, जिसमें बच्चा जो होता है अपनी भावनाओं या अपने अनुभव को दूसरे के साथ शेयर करने में असमर्थ है नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है कि इसके फोल्डिंग की संकल्पना दी गई थी थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव, वाइगोस्की या स्किनर? तो इसके फोल्डिंग की व्याख्या किसके द्वारा दी गई थी? वाइगोस्की के द्वारा। वाइगोस्की दोस्तों एक क्या है? एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इनके द्वारा एक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था जिसका नाम क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, और दोस्तों इनके द्वारा ही कहा गया था जो इसके फोल्डिंग होता है, इसके फोल्डिंग मतलब सहायता होता है किसी बच्चे का उससे ज़्यादा अनुभव वाले बच्चे के द्वारा किया गया सहायता या उसके अनुभव में सीखने के लिए जो प्रदान किया गया सामाजिक या सांस्कृतिक जो निर्देश होता है उसी का वर्णन क्या होता है? इसके फोल्डिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें योग्यता है। दोस्तों एक कोई बच्चा है वो किसी एक कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, मतलब उसमें सृजनात्मकता का गुण है। किसी चीज के बारे में मकता का गुण है, वो किसी चीज़ के बारे में एक से अधिक मतलब बार ज़्यादा सोच सकता है, तो मतलब उसमें किसी चीज़ के नए नए करने की क्वालिटी है। तो कैसा बालक है? सृजनात्मक बुद्धि वाला बालक है। तो एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें योग्यता है वैचारिक प्रवाह की, साहचर्य प्रवाह की, अभिव्यक्ति प्रवाह की, शब्द प्रवाह की। तो उसमें कैसी योग्यता है? वैचारिक प्रवाह की योग्यता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली प्लेट माना था? शिशुओं का जो मस्तिष्क होता है उसको खाली प्लेट मानने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जॉन लॉक थे, डार्विन थे, वाटसन या स्पिनोजा है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इनका कहना है कि खाली प्लेट को किसने माना था कि खाली प्लेट होता है बच्चे का मस्तिष्क? तो बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो खाली प्लेट होता है। इसको किसने माना? जॉन लॉक के द्वारा माना गया था कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है खाली प्लेट की तरह होता है। ठीक है, और वे कहते हैं कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है एक श्वेत पत्र की तरह होता है। कैसा होता है? श्वेत पत्र की तरह होता है, मन खाली होता है और यह एक खाली प्लेट खाली तख्ती की तरह होता है। ठीक है, शिशुओं में ज्ञान की सामग्री का अनुभव होता है। इनके द्वारा कहा गया था, देखिए दोस्तों जो जॉन लॉक थे इनके द्वारा ज्ञान को 3 प्रकार से बताया गया है। ज्ञान को उनके द्वारा मुख्यतः 3 प्रकार से बताया गया है। कौन कौन सा होता है? ठीक है, जान लीजिए उसको भी। अंतर्बोध ज्ञान, प्रदर्शनकारी ज्ञान और संवेदनशील ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसने सम्मिलित है सोचना, समझना, सीखी बखारना या समस्या समाधान। दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें नहीं भी अगर आपको दिखाई दे कहीं तो उसको पहले काट लीजिए, क्योंकि नहीं के चक्कर में आप दूसरा आंसर मार के चले आते हैं। ठीक है, नहीं ध्यान नहीं देते हैं तो आपका गलत हो जाता है। इसमें कह रहा है संज्ञान जानने की प्रक्रिया होती है जिसमें सम्मिलित होता है सोचना, सम्मिलित होता है। कह रहा है कि सोचना सम्मिलित नहीं होता है, सोचना सम्मिलित होता है, समझना या समस्या समाधान, सीखी बखारना या घमंड करना उसमें शामिल नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? अंतर्दृष्टि अधिगम, गुप्त अधिगम, स्थान अधिगम या मॉडलिंग? तो अंतर्दृष्टि दोस्तों सुल्तान पे प्रयोग किया गया था कोहलर के द्वारा। एक सुल्तान नामक दोस्तों चनपंजित है, उसके ऊपर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था और इसमें इनका किस सिद्धांत का दृष्टिकोण है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का अधिगम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है?
प्रश्नोत्तर विधि, साक्षात्कार विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि या अन्वेषण विधि। इनमें से आपको बता दें कि जो साक्षात्कार विधि है ये शिक्षण विधि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा है। एक बालिका के प्रति उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा है। इलेक्ट्रा ग्रंथि, नैतिक द्वंद्व या ओडिपस ग्रंथि या मौखिक ग्रंथि। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो फ्रायड ने उन्होंने व्यक्तित्व के 5 चरण बताए हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के 5 चरण किसके द्वारा बताया गया था, फ्रायड के द्वारा। मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लिंग अवस्था, सुषुप्ता अवस्था और जनन अवस्था, ये सभी अवस्थाएं फ्रायड के द्वारा 5 सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो आपका लिंग अवस्था होता है, लिंग अवस्था, ठीक है, इन्हीं के द्वारा एक लिंग अवस्था बताया गया है, जिनमें लिंग अवस्था जिनमें ये बताया गया है कि इस दौरान जो लड़कों को ओडिपस ग्रंथि, जो लड़के होते हैं उसमें ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जिसमें माँ के लिए प्यार, पिता के लिए शत्रुता और पिता द्वारा दंड या यातना का डर सम्मिलित होता है। दोस्तों जिसमें ओडिपस ग्रंथि, ये बालकों में पूछ लेता है कि ओडिपस ग्रंथि किसमें पाई जाती है, तो ओडिपस ग्रंथि बालकों में पाई जाती है। ये ग्रंथि होती है माँ के प्रति बच्चों में लगाव होता है, जो लड़का होता है उसमें माँ के प्रति लगाव होता है और पिता के प्रति शत्रुता। ठीक है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है वो बालिका में पाई जाती है, जिसमें पिता के प्रति दोस्तों क्या होता है, पिता से प्यार होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए अगर पूछ लेता है कि एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा था, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा था। क्या कहा था, इलेक्ट्रा ग्रंथि। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं सक्रिय अनुभव, सूझ द्वारा अधिगम, क्लासिकल अनुबंधन या श्रेणीबद्ध प्रविधि। तो इसको क्या कहते हैं, सूझ द्वारा अधिगम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के लिए, संवेगात्मक विकास सिद्धांत के लिए, नैतिक विकास सिद्धांत के लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा किसके लिए जाने जाते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि NIVH संबंधित है दृष्टिबाधितों से, श्रवणबाधितों से, अस्थिबाधितों से या मानसिक बाधितों से। तो आपको बता दें कि NIVH जो संबंधित है किससे संबंधित है, दृष्टिबाधितों से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया था संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत या मानवतावाद या रचनावाद। तो राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 फ्रेमवर्क ने अपनी समझ से प्राप्त किया था, वो क्या है, रचनावाद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। वह निम्नलिखित में से पूर्ण संक्रियात्मक चिंतन की सीमा की ओर संकेत कर रहा है, आत्म केंद्रण, एनिमिज्म या आदर्शवाद या प्रकृतिवाद। तो एक बच्चा जो है वो माँ से कहता है कि सूरज उदास है, निम्नलिखित में से वो किस पूर्ण संक्रियात्मक चिंतन की सीमा को संकेत कर रहा है, तो एनिमिज्म की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित रहते हैं। दोस्तों कोई क्लास हुआ है, कक्षा हो, इसमें बच्चों को प्रेरित तभी माना जाएगा जब वे अपनी प्रश्न का जवाब जानने के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे और उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे और शिक्षक से समय समय पर जानकारी लेते रहेंगे, तो उसे बच्चे को प्रेरित माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, कह रहा कि मॉडलिंग आधारित है
शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मॉडलिंग किस पे आधारित है। मॉडलिंग जो है आपका किस पे आधारित है, इसको मैं आपको बताता हूं कि मॉडलिंग जो है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पे आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कभी कभी पूछ लेता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया था। और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, पावलॉव के द्वारा दिया गया था। पावलॉव जिन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, और ऑप्शन 4 है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थार्नडाइक के द्वारा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था और उनके द्वारा बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, किस पर, बिल्ली पर प्रयोग किया गया था थार्नडाइक के द्वारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों द्वारा उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में अधिगम सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, कि बच्चों को दोस्तों उनको पूरा छूट दी जाए, आज़ादी दी जाए कि वो एक दूसरे बच्चे के संपर्क में रहें, उससे बातचीत करें और अपने जो अनुभव वास्तविक जीवन की जो स्थितियाँ हैं उसको साझा करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक पूर्ण संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिससे वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने क्या कहा था। दोस्तों आपको पता है कि पियाजे के द्वारा किसी भी बालक के 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। अवस्थाएं 4 अवस्थाएं दी गई हैं, एक संवेदीगामक अवस्था, और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है आपका मूर्त, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पहलुओं की अपेक्षा करता है संरक्षण, केंद्रीकरण, क्रमबद्धता या अनुकूलन। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। बच्चों को उसके पाठ रटकर या रटना दोस्तों एकदम बिल्कुल गलत बात है। ऐसा ऑप्शन अगर आपको दिखाई तुरंत उसको गलत काट दीजिए। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, चुप्पी साधने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। तो अनुशासन जो होता है दोस्तों, अनुशासन जो अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित करने और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। ऑप्शन सेकंड है रैंकिंग। दोस्तों गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपका कट ही गया। ठीक है, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन 4 है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेवलिंग करना। तो छात्रों पर दोस्तों लेवलिंग करना, लेवल लगाना कि अच्छा है या खराब है या बुरा है, ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ये भी आपका कट गया। तो 3 ऑप्शन आपके कट गए, आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है, वही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वह यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है। उपयुक्त पुनर्वितरण की कमी है, उनके अनुभव की कमी है, इन चीज़ों की सुस्ती है, इन जीवों में की सुस्ती है, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कोहलर वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है और यह इस सिद्धांत में विस्तृत प्रशिक्षण
प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल सही दोस्तों। कोलोरक सिद्धांत के योगदान के रूप में किसे माना जा सकता है कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? पियाजे, गिलिगन द्वारा, कोहलर वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया था पियाजे के द्वारा दिया गया था। उन्होंने नैतिक विकास में 4 स्तरों का वर्णन किया है। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या होगा? क्या आप इसी तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि कौन सा बच्चा जिसे उसे गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित कर रहा है। जैसे दोस्तों क्या इसे यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है 8 लिख दिया गया। अब इसे से बच्चे से पूछ लिया जाए कि 8 हम कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, या किस किस संख्या को जोड़े या घटाएं या गुणा भाग करें कि इसको हम 8 के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चे को गंभीर रूप से थोड़ा सोचने के लिए उसको आमंत्रित करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा कि बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है एक अनुशासित दिनचर्या। देखिए दोस्तों बिल्कुल बच्चों को हम ज़्यादा अनुशासन में रखेंगे तो बच्चे का दिनचर्या वो सही नहीं है उसके प्रतिभाशीलता के लिए। अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है क्या? प्रतिभाशीलता। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखने जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे अधिगम का स्थानांतरण होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखने वाले कार्य में अगर बाधा उत्पन्न या रुकावट कर रहा है तो इसका मतलब है वहां पे नकारात्मक अधिगम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब वाले कार्य में अगर सहायता कर रहा है तो वहां पे सकारात्मक अधिगम होगा। ठीक है, सकारात्मक स्थानांतरण होगा। अगर पहले सीखा गया कार्य नए सीखने वाले कार्य ने तो बाधा उत्पन्न करता है न तो सहायता उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? शून्य बाधा कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, शून्य कहा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन 1 है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। दोस्तों फटकार लगाना बिल्कुल गलत बात है। अगर पूछ रहा है कि कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं होगा तो आपको ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यही गलत है तो यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चा का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध पूछ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो है जहाँ पे दूध लेने जाता है वहाँ पे देखता है कि दूध बूथ से ही उसको दूध मिल जाता है, तो बच्चा तो यही समझेगा ना कि वहीं से दूध बूथ से ही उसको मशीन द्वारा दूध प्राप्त होता है या निकाला जाता है। ठीक है, तो उसका खुद का अनुभव है। बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? आरंभिक संवेदीगामक अवस्था, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक किशोरावस्था, किशोरावस्था। तो दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से भी हट जाना क्या होती है दोस्तों? आरंभिक संवेदीगामक अवस्था होती है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि इसके फोल्डिंग की संकल्पना दी गई थी। बिल्कुल दोस्तों ये रिपीट हो गया है। इसके फोल्डिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? वाइगोस्की द्वारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? मुक्त साहचर्य,
साक्षात्कार, शब्द साक्षात्कार या स्वप्न विशेषण। दोस्तों आपको बता दें कि कह रहा है कि एक व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि कौन सी नहीं है। साक्षात्कार जो है वो मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए।